हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल टेल्स फ्रॉम माय कोर। और आज हमारे गेस्ट हैं प्रगट कसाना और ये हरियाणा से हैं। तो भाई इनकी जर्नी जो रही है वो इंडिया में ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ही हैड अ सिक्योर्ड जॉब, गवर्नमेंट जॉब। वो छोड़ के भाई कनाडा आए हैं। एंड पूछते हैं उनसे कि भाई क्यों डिसाइड किया कनाडा आना, क्यों गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और क्यों कनाडा आए। भाई एक बार अपने बारे में बता दो कि इंडिया में क्या किया था और क्या जॉब करते थे आप इंडिया में। थैंक यू अक्षय भाई बुलाने के लिए यहाँ पे। और मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि मैं क्यों इंडिया छोड़ के कनाडा शिफ्ट हुआ। तो इंडिया में मैं 2011 से बैंक में जॉब कर रहा था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है उसमें मैं मैनेजर की पोस्ट पे था। ओके। तो सब कुछ सही चल रहा था। तो 2016 की बात है। 2016 में मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि हम लोग कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या ज़रूरत है, बैंक में हम बढ़िया जॉब है इंडिया में। और हम्म। सरकारी नौकरी तो हर किसी को मिलती नहीं। बिल्कुल। तो मैंने उसको मना कर दिया कि हम नहीं शिफ्ट होएंगे और इंडिया में ही रहेंगे। तो लेकिन उसके उस टाइम पे बैंकिंग का जो वर्क कल्चर था वो थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया था। ओके। और 2018-19 आते आते वर्क कल्चर इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया। तो बस मुझे लगा कि नहीं, अब बैंक में तो जॉब नहीं कर सकते। ओके। तो एक टाइम तो ऐसा हालात आ गए थे कि ये सोच लिया था कि भूख के मर जाऊंगा बट बैंक में जॉब नहीं करनी ओके भाई, है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कोई इंसिडेंट हुआ था आपके साथ? ऐसा कुछ इंसिडेंट पर्टिकुलर नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल जो आज की डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री जो हो गया ना, इतना ज़्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर हो गया है कि सरवाइव हम्म। करना बहुत मुश्किल है। हम्म। एक आदमी मतलब नॉर्मल इंसान के लिए वहाँ पे या। इतना ज़्यादा प्रेशर है। और आपके ऊपर गलत प्रोडक्ट्स बेचने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है मैनेजमेंट पे। और सिचुएशन ऐसी हो गई है, वर्कलोड इतना है कि एक आदमी से बैंक जो है 10 आदमियों का काम एक्सपेक्ट कर रहा है। स्पेशली गवर्नमेंट बैंक। स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स या बिल्कुल। वहाँ पर। ओके। तो फिर 2019 के बाद से मैंने डिसाइड किया कि कनाडा जाते हैं। तो ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई किया और 2022 में मैं कनाडा मूव हो गया। ठीक है भाई। जैसे कि भाई इंडिया में सारी गवर्नमेंट जॉब्स को भाई ओवर हाइप किया हुआ है लोगों ने कि यार जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, राइट, ये मोर सिक्योर है। तो भाई आपको आपके व्यूज क्या हैं इस पे कि सच में ही ऐसा है कि या ये इट्स जस्ट अ मिथ? हम्म, अब देखो, दोनों चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि कुछ लोगों को ये लगता है कि सरकारी जॉब में हैं तो उनकी जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन वो लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते कि जॉब सिक्योरिटी के बहाने जो हम्म। उनका और जगह शोषण हो रहा है या हम्म। और तरीके से जो उनसे जो लिए मतलब जो उनसे छीना जा रहा है, वो जो जॉब इनसिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा बुरा है। ओके भाई, कैसे? तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे देता हूँ, दो बैंकों का ही एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक एचडीएफसी बैंक है, एक एसबीआई बैंक है। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है। हम्म। एसबीआई बैंक को लोग सरकारी बैंक समझते हैं कि अगर इसमें जॉब लगी तो आपकी जॉब सिक्योरिटी है। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ बैंक भी आपको निकाल सकता है अगर हम्म। आपसे कोई गलती हो गई है। या अगर कोई बहुत बड़ी आपके ऊपर कंप्लेन हो गई है हम्म। जिसमें प्रूव हो जाता है कि आपकी गलती है, तो बैंक आपको निकाल सकता है। हम्म। तो तो जॉब सिक्योरिटी भी है नहीं। हम्म। दूसरी बात आ जाती है कि ठीक है, एक तरफ तो आपने एक बेनिफिट देख लिया कि जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन जो उसके मतलब जो नुकसान है, जो हम्म। हिडन नुकसान है, वो बिल्कुल। नहीं आप देख पा रहे। सबसे पहला तो वर्कलोड का ही है। हम्म। अब एच डी एफ सी बैंक क्या करता है, ब्रांच खोलता है, उसमें 50 से 100 एम्प्लॉयज़ रखता है वो। ठीक है। हर काम के लिए एक आदमी है। हम्म। वहीं एसबीआई बैंक क्या करेगा, 5 बंदे लेगा और ब्रांच खोल देगा। अब हम्म। उन 5 बंदों से 50 बंदों का काम कैसे होगा? तो उन वर्कलोड लोगों के ज्यादा है। ऊपर, एक बंदे के ऊपर 10 लोगों का वर्कलोड है। फिर राइट। एच डी एफ सी बैंक क्या करेगा आपको कि आपने ठीक है काम करना है तो आपको आपके शहर में रखेगा। हम्म। एस बी आई बैंक क्या करता है कि जो आदमी जिस शहर का है उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोस्टिंग देता है। अच्छा। तो बंदा सारी उम्र अपने घर ही नहीं आ पाता। तो फिर ओके। ऐसी नौकरी का फायदा क्या है और जब जॉब आपको सिक्योरिटी की भी जो आप बात कर रहे थे कि भाई अगर कोई गलती मिल गई मेजर और वो प्रूफ होगी तो भाई वो निकाल सकते हैं। एंड निकाल आई मीन सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट बैंकिंग सेक्टर, और ये हर सेक्टर में है। हाँ।
कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप किसी चीज गलत चीज के लिए गिल्टी प्रूफ हो जाते हो, तो बिल्कुल। भाई वो आपको निकाल देंगे। ऐसा नहीं है कि वो जॉब सिक्योर है, तो हम्म, वो जॉब सिक्योरिटी तो बस एक वैसे ही है वो कि भाई वहम है एक। वहम है अब एक। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, लोग 20-20 30-30 साल एक ही कंपनी में काम करते हैं। बिल्कुल। वो कैसे करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं, उनको हम्म अपने ऊपर भरोसा है, हम्म। और जो उनको काम दिया जाता है वो पूरा करते हैं। हम्म और यही चीज हम बैंक में भी करते थे। बट तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि इस जॉब सिक्योरिटी की मुझे ज़रूरत ही क्या है? हम्म। जब मैं इतने, मतलब एक होता है ना प्रोज एंड कॉन्स, बिल्कुल तो भाई। प्रोज कम थे और कॉन्स ज़्यादा थे। हम्म। तो ऐसा हो रहा था। हालांकि जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जब आप ऐसी जॉब में फंस जाते हो तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि यार छोड़ूंगा तो लोग पूछेंगे कि गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ दी। तो बिल्कुल। ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ना तो खा सकते हैं, ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। बिल्कुल भाई। ये- और आई मीन थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि अब यार इंसान उतनी मेहनत करके वो पोजीशन लेता है। हम्म, अब आई मीन करियर स्विच आई थिंक इंडिया में करना थोड़ा भाई मुश्किल भी है। यू कैन नॉट स्विच अ करियर लाइक दिस कि भाई एक बार आप बैंकिंग सेक्टर में हो, अगर आपका नहीं दिल कर रहा भाई आपने कुछ और कर लिया, थोड़ा मुश्किल है भाई। बिल्कुल। मैं तो कहूँगा इम्पॉसिबल ही है। हम्म। फॉर एग्जांपल, मेरा इंडिया से ही आईटी में जाने का इंटरेस्ट था, ओके। लेकिन जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी, और जब हम जवान थे तो उस टाइम में लगता था कि सरकारी नौकरी लो, दैट इज़ द बेस्ट, और उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो हमने सब छोड़ के बैंक की नौकरी की तैयारी की और बैंक में नौकरी लग गई। हम्म लेकिन जब एक बार बैंक में नौकरी लग गई, 4-5 साल निकल गए, उसके बाद अगर मैं सोचूं कि नहीं, मैं अब बैंकिंग छोड़ के अब मैं दोबारा फिर पढ़ाई करूंगा, मैं फिर करियर चेंज करूंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम्म। और इंडिया में तो खास करके ऐसा है कि आपका जो एक, जिस इंडस्ट्री में आप घुस गए, वो आपको फिर जीरो से शुरू करवाते हैं। जीरो से शुरू कराते वहाँ हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बैंक में लगाने के बाद फिर अचानक से एकदम से आईटी में चले गए या किसी हम्म हेल्थ केयर की फील्ड में चले गए। तो करियर स्विच करना भी मैं तो कहूँगा इंडिया में बहुत इम्पॉसिबल है। हम्म कंपैरेटिवली कनाडा में करियर स्विच करना बहुत ईजी है। हम्म। यहाँ पे अगर आप 3 से 4 साल बाद किसी भी जॉब में काम करने के बाद अगर आपका मन है कि इस फील्ड में मुझे नहीं रहना, मुझे या। दूसरी फील्ड में जाना है, हम्म। तो आप आसानी से करियर स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल। शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, और कंपनीज आपको आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू देती हैं। दे डोंट केयर कि आपका एक्सपीरियंस किसी अदर इंडस्ट्री में, दे जस्ट केयर कि आपके पास ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। हम्म। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बिल्कुल। और भाई आई थिंक ये जो अभी आपने बताया कि हाँ भाई स्विच करना भाई वहाँ पे इम्पॉसिबल है और यहाँ पे भाई थोड़ा पॉसिबल है। इस चीज़ में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया में आई थिंक थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा हैं। एज रिस्ट्रिक्शन लगा लो आप, बिल्कुल। उसके बाद फिर रिजर्वेशंस आ गई हैं हमारी। हम्म, तो वो मुझे लगता है कि कुछ भाई वो चीज़ें पार करके जब तक वहाँ पे बंदा पहुँचता है वो इनएलिजिबल हो जाता है तब तक। बिल्कुल। अब आपने करियर स्विच की बात की भाई, अगर मैं अब लाइक 30 साल की उम्र में अगर मैं करियर स्विच करने की मैं सोच रहा हूँ बैंकिंग में जॉब करके, तो भाई उतने टाइम तक तो मेरी और गवर्नमेंट ऑप्शंस तो खत्म ही हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं जा ही नहीं सकता। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में एज रेस्ट्रिक्शन है। वो एज रेस्ट्रिक्शन भी पार करोगे उसके बाद फिर और भी हर्डल्स हैं, जैसे रिजर्वेशन का भी हो गया। बिल्कुल। तो रिजर्वेशंस के भी प्रोज एंड कॉन्स है, मैं तो मानता हूँ। और कुछ चीज़ों में मानता हूँ कि कहीं कहीं रिजर्वेशन सही भी है और कहीं कहीं ये अनफेयर भी है। हम्म। और जैसे कि बहुत लोग, जब हम बैंक में थे तो मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि ठीक है, आपने एक ज्वाइनिंग के टाइम रिजर्वेशन कर दी, बिल्कुल। लेकिन आप आगे प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन कर रहे हो। बिल्कुल भाई। कम से कम वहाँ तो टैलेंट बेस्ड कर दो कि जो हम्म। आदमी वाकई में हकदार है उसी को प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। आपने वहाँ पे भी ये लगा दिया कि नहीं, अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आप प्रमोट हो इवन कि जाओगे। भाई कुछ बड़े एग्जाम्स में भी, आई मीन नॉट कुछ एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में भी। अब आप नीट का ही एग्जाम्पल ले लो। अब एक जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है भाई, वो 700 में से 650 या 600 प्लस स्कोर करता है, उसको सीट नहीं मिलती है। बट एक जो 350 या 400 जो स्कोर करता है बच्चा, उसको सीट मिल जाती है। बिल्कुल। तो भाई ये तो मुझे लगता है कि काफ़ी अनफेयर है कि भाई हम्म। एक जिसके 350 400 नंबर आ रहे हैं और एक 600 प्लस नंबर लेके आ रहा है, तो ये चीज कनाडा में नहीं है। ये। यहाँ मैटर ही नहीं करता कि आपके पास सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है। द ओनली थिंग मैटर्स कि आपके पास वो स्किल है, वो राइट। टैलेंट है, और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। राइट। और मैं देखो कहता हूँ कि मैंने ऐसे लोगों के साथ भी काम किया है जो रिजर्वेशन से आए थे, बिल्कुल। लेकिन दे डिजर्व्ड इट, हम्म। दे वर टैलेंटेड।
तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को पास अगर रिजर्वेशन नहीं होती तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, हम्म। बिकॉज दे वर टैलेंटेड। और ठीक है, आप सोशल और इकोनॉमिकल रीजन से रिजर्वेशन दे भी रहे हो, हम्म। लेकिन अब वो चीज़ हद से ज़्यादा हो रही है, और कई कई जगह तो अनफेयर वो भी हो किसी रहा है। एक लेवल तक ठीक रहती है कि यार चलो एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए आपने उनके लिए डोर्स खोल दिए हैं, खोल दिए हैं। ठीक है, वो एंटर हो गए हैं, बट एंटर होने के बाद तो आई थिंक टैलेंट बेस्ड होना चाहिए यार सब कुछ। बिल्कुल। पर वो है नहीं है इंडिया में। बट कनाडा इस मामले में भाई बहुत बेटर है कि कनाडा में ना कोई एज रिस्ट्रिक्शंस है। इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, कोई भी जॉब अप्लाई कर दो, इवन यू आर गोइंग इन बिल्कुल। पुलिस आर्मी, दे जस्ट वांट यू टू क्वालिफाई। जो भी उनकी क्वालिफाई। रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप बिल्कुल। क्वालिफाई करो और आ जाओ भाई। यस। और अच्छा भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि भाई अर्निंग्स और वर्कलोड, चलो वर्कलोड की तो हमने बात भी की, अर्निंग्स कैसी हैं वहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब्स आपने की भाई, गवर्नमेंट जॉब की वहाँ पे, तो अर्निंग को कैसे कंपेयर करोगे भाई आप? अब खर्चे के मामले में हाँ मतलब हाँ। वहाँ पे खर्चा कितना था और उसके हिसाब से अर्निंग वहाँ पे एज अ मैनेजर ठीक थी, या यहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है? जो बैंकिंग में सैलरी थी वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि आदमी ऐशो आराम से रह सके, और हम्म। लेकिन इतनी कम भी नहीं थी कि आदमी का गुजारा ना हो। हम्म। वो एक ठीक ठाक मिडिल क्लास सैलरी थी। लेकिन एक दिन मैं बैठ के हिसाब लगा रहा था कि मैं इंडिया के मुकाबले कितना कमा रहा हूँ। ओके। तो मैंने ये देखा कि मैं जितना इंडिया में कमा रहा था उससे 6 से 7 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ यहाँ पे। ओके। और मेरा वर्कलोड इंडिया से 10 गुना कम है। जितना अच्छा। काम मैं बैंक में करता था उससे मुझे 10 गुना कम। उसके कंपैरिजन में हालांकि मेरे जॉब के हिसाब से मेरा वर्कलोड सही है, बट मैं अगर कंपेयर करूँ कि जितना काम मैं वहाँ पे करता था हम्म। सैलरी के लिए उसी से, तो मैं उससे उतना काम कम कर रहा हूँ, उससे 6 से 7 गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ। राइट। और अगर वर्क कल्चर की बात करूँ तो वो तो 1000 गुना बेटर है। यहाँ का वर्क कल्चर यहाँ बहुत का अच्छा। वर्क कल्चर बहुत बेटर है। बिल्कुल। अगर आप का टाइम 8 से 4 बजे है, हम्म। तो आपका बॉस आपको कभी भी 4 बज के 1 मिनट पे रुकने के लिए नहीं बोलेगा। बिल्कुल वो भाई। आपको खुद कहेगा कि आपका टाइम हो गया और गो होम, हम्म। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। बिल्कुल भाई। तो ऐसे वर्क कल्चर, मुझे तो खैर सैलरी ज़्यादा मिल रही है, बट ऐसे वर्क कल्चर के लिए तो मैं कम सैलरी पे भी काम करने को तैयार था। बिल्कुल भाई, बनती भी है भाई। हाँ। जब आपको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है हर जगह पे और सैलरी अच्छी मिल रही है, वर्कलोड कम मिल रहा है, तो भाई व्हाई नॉट। और आदमी कमाता किस लिए है? हम्म। एक अच्छी लाइफ के लिए कमाता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, एक अच्छा घर बार हो। लेकिन आप उसको वो टाइम ही नहीं दे रहे। एग्जैक्टली। आप चाहते हो कि सैलरी के लिए वो जान दे दे आपकी कंपनी के लिए। काम ले ले सुबह से शाम तक। हाँ। तो फिर बिल्कुल आदमी भाई। फ्रस्ट्रेशन तो होती है। और हम्म। मैंने देखा है बैंकिंग में 30-30 साल की उम्र के लोगों को अ, हम्म। अ, इतनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की। 30 की उम्र में वो 45-50 के लगने लगे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा है भाई। वर्कलोड इतना ज़्यादा, स्ट्रेस इतना ज़्यादा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। हम्म। और बहुत सिचुएशंस में तो मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ पे ये एक नॉर्मल हैबिट बन गया कि संडे को भी बैंक बुलाना है, कि हम्म। जो पेंडिंग काम हो गया है। हायर नहीं करेंगे वो बंदे ज़्यादा, कि हम्म। काम ज़्यादा है तो और लोग हायर कर लो। वो कहते हैं कि जो है वो संडे छोड़ के तुम अपना आओ और काम करो बैंक के लिए। वाह यार, ये तो बहुत गलत बात है भाई। और इसके मतलब ये सिर्फ बैंकिंग की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये और डिपार्टमेंट्स में भी ऐसा ही है। हम्म। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ, हर जगह लोग वर्कलोड से परेशान है। हम्म। कनाडा में एम्प्लॉयर्स का है कि हर साल के स्टार्टिंग में वो अपना एक असेसमेंट करते हैं कि कितने वर्कलोड की हमें ज़रूरत है। हम्म। और इवन देन सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये हम्म। आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कनाडा में कि वो आपकी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपकी जगह कोई और काम करेगा, तो उसके लिए वो बंदा अरेंज करेंगे। एग्जैक्टली। तो वो कहाँ से करेंगे? वो कैजुअल्स उन्होंने वो हायर किए होते कैजुअल्स उन्होंने हायर किए हुए हैं, बैकअप स्टाफ रखा हैं। ये हुआ चीज़ तो है। बहुत बढ़िया भाई ये कनाडा की, ये तो। कोई आपको ये नहीं कहता कि प्रूव करो आप बीमार हो इसलिए काम पे नहीं बिल्कुल आ रहे। भाई। डॉक्टर्स नोट भेजो भाई हमें। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फ़ोन करने की देर है हम्म। कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। वो पलट के आपको ये भी नहीं कहते कि क्या हुआ, कैसे हुआ? वो एग्जैक्टली। कहते हैं ठीक है, रेस्ट भाई करो। ये चीज़ तो पर्सनली मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है कनाडा की। मतलब यू, इट्स जस्ट अ फोन कॉल अवे। भाई तुम एक बार कॉल करो, बताओ उनको कि भाई मैं बीमार हूँ, वो ये तक नहीं पूछेंगे भाई क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। दे जस्ट दे जस्ट अरेंज। आस्क यू टू टेक केयर। हाँ, जस्ट या टेक केयर ऑफ योर दे सेल्फ। जस्ट विश यू वेल। और आपकी जो वेकेशंस अर्न है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरा खुद का है।
और मतलब कि जब यहाँ पे तो अगर आपकी वेकेशंस हैं, हम्म। आपको लेनी ही पड़ेंगी, हम्म। आप छोड़ ही नहीं सकते, ये बिल्कुल खुद भाई। ज़बरदस्ती आपको देते हैं। हम्म। और इंडिया में क्या हुआ कि जब मेरी वाइफ ने कनाडा आना था तो मैंने 1 वीक की लीव अप्लाई करी ओके। कि मेरी वाइफ ने कनाडा जा रही है वो, और हम्म। हो सकता है हम 6 महीने बाद मिलें, साल बाद मिलें, तो आई जस्ट वांट अ 1 वीक्स वेकेशन कि हम कहीं टाइम स्पेंड कर लें इकट्ठा। हम्म। पहले तो दे ही नहीं रहे थे छुट्टियां वो, कि नहीं अच्छा। नहीं काम कैसे चलेगा ये, मतलब उनको ह्यूमन इमोशंस की कोई फिक्र ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है कि भाई। वैल्यू ही नहीं है कोई, कि भाई मतलब एक फैमिली का कोई फैमिली सिचुएशन है किसी की, हम्म। तो कोई वैल्यू नहीं। तो जैसे तैसे मैंने उनके साथ लॉजिकली बहस करके अपनी लीव अप्रूव कराई, हम्म। और हम कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हुए। अच्छा। मैंने पूरे हफ्ते की छुट्टियां ली और 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आ रहा है कि कुछ भी हो वापस आओ, आपकी ज़रूरत है। अच्छा। मैं कह रहा यार ये क्या, कैसे लोग हैं। तो उस दिन से मैंने ठान तो पहले भी लिया था, लेकिन उसके बाद से तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई चाहे भूखा मरना पड़े पर इनके लिए काम नहीं करूंगा। जिन हम्म। लोगों में इतनी भी इमोशनल वो एक भाई सिविक सेंस ही नहीं है सेंस कि। ही नहीं है कि भाई कोई किस फैमिली सिचुएशन में है। हम्म। तो और अगर यही सेम सिचुएशन कनाडा में हो और मैं अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करूं कि I need to spend some time with my family, even though this reason alone is enough. हम्म। Even if I just say कि I just want to spend some time with my family, यही बहुत है, वो बिल्कुल भाई। इसके लिए भी मुझे कहेंगे ठीक है जाओ आप। क्योंकि भाई वो ये जो कनाडा है ना, ये भाई इंसान की वैल्यू करता है। करता ये इंसान की भी वैल्यू करता है, उनके इमोशंस है, की भी वैल्यू इमोशंस करता है। की भी वैल्यू वो करता है। देखता है कि यार इसको टाइम ऑफ चाहिए, ही नीड्स टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली। इसको ऑफ दो भाई, इसको वेकेशंस पे भेजो। अभी जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे तो वेकेशन लेनी ही पड़ती हैं। अभी जैसे मतलब आई थिंक 2-3 हफ्ते की वेकेशंस जो कोलैबोरेट होती हैं साल की, वो लेनी पड़ती हैं, और वो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। ये कल्चर इंडिया में नहीं है। नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉय को वाकई में ह्यूमन रिसोर्स समझा जाता है, और इंडिया में नौकरी शब्द इसलिए क्योंकि उसको नौकर समझा जाता बिल्कुल है। भाई। भाई तो मतलब ठीक है, आपकी स्टोरी सुन के तो मुझे लगा कि भाई आपको कनाडा, यही आई थिंक रीज़न था जो ट्रिगर किया आपको कि यार मुझे कनाडा जाना चाहिए, बिकॉज मेरे को अपना वर्क एनवायरनमेंट चेंज करना है। भाई जो इंडिया से आने वाले हैं, उनको क्या बताना चाहोगे भाई कि आप यहाँ पे आना चाहिए? कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो उसके लिए इंडिया बेटर है, कनाडा बेटर है भाई? या नहीं भी कर रहा, नहीं गवर्नमेंट भी जॉब कर रहा नहीं है भी यार। कर रहा, तो हाँ। हाँ, ये क्वेश्चन जब भी मतलब हम लोग कई बार बैठते हैं या किसी से मैं मिलता हूँ तो बहुत बार ये क्वेश्चन सामने आता है कि इंडिया बेटर है या कनाडा बेटर है। तो कंट्रियां तो दोनों ही अच्छी हैं, इंडिया भी अच्छा है, कनाडा भी अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि आदमी की लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बिल्कुल। जिसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसकी जहाँ पे पूरी हो रही हैं उसके लिए वही कंट्री अच्छी है। अब जैसे मेरी प्रायोरिटीज़ थी कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, पोल्यूशन ना हो, मैं अगर कहीं खाना खा रहा हूँ तो उसमें मिलावट ना हो, मैं घर से बाहर निकलूँ तो मुझे कोई जंगली जानवर ना घूमता मिले, आवारा कुत्ते गाय भैंस ऐसे ना मिले कुछ भी, राइट। सड़कें साफ हों, गड्ढे ना हों, हम्म। मेरे घर में 24 घंटे बिजली पानी आए, हम्म। मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज सकूँ। हम्म। तो ये सब चीज़ें मुझे कनाडा में मिल रही हैं जो मुझे इंडिया में नहीं मिल पा रही थी। हम्म। मतलब अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कनाडा में आप पूरे कनाडा में कहीं भी किसी भी शहर में छोटे से छोटे टाउन में मुंह उठा के चले जाओ, हम्म। आपको लाइफ की जो बेसिक ज़रूरतें हैं हर घर में मिलेंगी। बिल्कुल भाई। 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, सड़कें मिलेंगी, स्कूल मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेंगे। राइट। अगर आप मतलब कि इन लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि ये तो एक बेसिक एक स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड किया सेट हुआ है कर कि दिया कि लिविंग का ये तो बेसिक स्टैंडर्ड है हाँ, कि यहाँ से तो लाइफ शुरू होएगी, शुरू हो इससे गई, अब आप ही जाओगे, नीचे नहीं जाओगे। नीचे नहीं आ सकते हैं। राइट। और इंडिया में मैंने एक बार एक न्यूज़ सुनी कि 2020 में 19 या 20 में एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया के एक गांव में बिजली आई है, बिहार के किसी गांव में, और अब इंडिया 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया। मैं कहा 2020 में। 2020 में, और वो लोग खुशी मना रहे हैं। मैं कह रहा ये शर्म की बात है यार, तुम खुशी मना रहे हो, डूब के मर जाना चाहिए कि 2020 लग गया तुमको राइट। 100% इलेक्ट्रीफाई करते हुए। हम्म। किसी कंट्री को 2020 हो गया, बताओ यार। और जिस कंट्री के पास वर्ल्ड क्लास सिटीज हैं, ऐसा भी नहीं है कि कंट्री गरीब है, हम्म।
दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसी वर्ल्ड क्लास सिटीज हैं जिसके पास, वो 2020 में ये सेलिब्रेट कर रहा है कि 100% इलेक्ट्रिक। यहाँ से तो कनाडा का बेस ही शुरू होता है यार, बिल्कुल कि भाई। 24 घंटे बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये तो इनका बेसिक। बेसिक नेसेसिटीज हाँ, ही यहाँ पे ये है कि भाई पास में अच्छा ग्रोसरी स्टोर या है ना, अपना और हॉस्पिटल आप हो गया। कहीं भी चले जाओ, ये हाँ, भी नहीं है। अब कहीं मैं पे भी। आपको बताता हूँ, इंडिया में तो इतना फर्क है कि आप एक शहर में रह रहे हो, हम्म। अगर आप सेक्टर 20 में रहते हो और हम्म। आप सोच रहे हो कि मैं सेक्टर 18 में घर लूं, तो आपको पता चलेगा वहां तो लाइट नहीं आती 2 घंटे शाम को। सेक्टर 18 की तो सड़कें टूटी हुई हैं, सेक्टर 18 में हॉस्पिटल नहीं है, उसके पास तो ये नाली नहीं है, सीवरेज नहीं चलती उसकी। राइट, आदमी एक शहर में एक सेक्टर नहीं मूव कर सकता, राइट, राइट। सिटी मूव करने की तो बात ही छोड़ दो। हम्म। और यहाँ आप मुंह उठा के जब भी आपका मन करे आप जो मर्जी शहर चले जाओ, हम्म। आपको लाइफ में जो बेसिक चीजों की जरूरत है वो हर जगह मिलेंगी। बिल्कुल भाई। तो ऐसी कंट्री अच्छी है जहाँ पे हर आदमी की, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर की जरूरतें पूरी हो रही हैं। बिल्कुल। अब इंडिया में बहुत बार अब ये भी सोचो कि लोग कहते हैं कि यार जिसका करोड़ों का बिजनेस है वो क्यों कनाडा आएगा, वो क्यों स्ट्रगल करेगा। अरे करोड़पति आदमी भी उसी टूटी सड़क पे चल रहा है, हम्म। गरीब आदमी भी उसी सड़क पे चल रहा है, हम्म। तो फर्क क्या रह गया। हम्म। वो भी वही पोल्यूटेड हवा में रह रहा है, और हर इंसान तो सिर्फ पैसा ही हर चीज नहीं है ना। एग्जैक्टली, आई मीन यार मुझे लगता है कि यार सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कनाडा है, अब यहाँ पे भाई हम बाहर निकलते हैं तो हमें डिफरेंस नहीं पता लगता कौन अमीर है कौन गरीब है। नहीं पता लगता, बता ही नहीं सकता कोई, बता ही नहीं सकता कोई। क्योंकि सब एक जैसे हैं और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। इवन इफ यू आर अ वीआईपी और इवन इफ यू आर डैम रिच भाई, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिच है या जो पुअर है उसको सेम ही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो पेशेंटली वेट करेगा। एग्जैक्टली exactly. वो आप वेट। किसी कन्वीनियंस स्टोर में चले जाओ तो कोई अमीर आदमी भी खड़ा है, तो वो भी लाइन में पेशेंटली वेट करेगा, उसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो तो भाई फिर ऐसा है ना, इनकी सिविक सेंस है सिविक वो। सेंस पे वो बात आ अब जाती इंडिया में उस हिसाब की सिविक सेंस डेवलप ही नहीं की गई है कि लोग पेशेंटली वेट करें। पेशेंट तो ये पेशेंस तो पता ही नहीं लोगों को भाई इंडिया में होती क्या है। है। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो पहली बार शुरू शुरू में कनाडा आते हैं उनको बहुत बड़ा एक कल्चरल शॉक लगता है कि हम्म। लोग कैसे पेशेंटली लाइन में वेट करें। अब मैं डेली घर जाता हूँ तो रास्ते में जाम मिलता है, ट्रैफिक जाम ज़्यादा हम्म। नहीं मिलता लेकिन थोड़ा मिलता है, लेकिन कोई भी अपनी लेन से बाहर नहीं जाता। बिल्कुल। 2 लेन है तो 2 ही लेन रहती हैं, 6 लेन नहीं बनती उनके इंडिया की तरह कि बिल्कुल। 6 लेन बन गई और मैं जिस लेन में, मुझे यही नहीं पता मैं सही लेन में हूँ या गलत में हूँ, क्योंकि उधर सामने से भी गाड़ी आ रही है। तो सिविक सेंस तो बहुत ही ज्यादा है, और ये बचपन से स्कूलों में सिखाई जाती है। हम्म। और एक सिविक सेंस का बहुत बड़ा फर्क है कि पॉलिटिक्स कैसी है गवर्नमेंट की। हम्म। क्योंकि जब लोगों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि आपके ओपिनियन मैटर करती है, राइट। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। हम्म। तो जब आदमी बचपन से क्वेश्चन पूछता है, सवाल करने की उसकी आदत है, तो हम्म। वो बड़ा होके भी करेगा बिल्कुल। कि भाई लाइट क्यों नहीं आ रही, हम्म। सड़क क्यों नहीं बन रही। हम्म। उसकी हर जगह क्वेश्चनिंग की आदत बन जाती है। एग्जैक्टली। और इंडिया में क्या है कि बच्चों को बचपन में ही दबाया जाता है कि तुझे ज्यादा पता है, चुप रहे तू। आवाज दबा दी जाती आवाज है दबा भाई। दी जाती यहाँ है, पे थोड़ा सा कल्चर ना डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। बच्चों की सुनी जाती है और उनको भाई यही ना, इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि भाई जो आप कह रहे हो वो भी, उसकी भी वैल्यू है। वैल्यू है, हाँ, इंडिया में नहीं है। नहीं है। और फिर जब वो लोग पूरा बचपन उनको ये फील कराया जाता है कि उनकी आवाज मैटर ही नहीं करती, उनके हम्म। ओपिनियन या सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए। हम्म। सवाल पूछोगे तो ऐसा बोलेंगे कि मुंह जुबान लड़ा रहा है। तो फिर जब वो बड़े होते हैं वो सरकार से भी सवाल नहीं करते, फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई। और ये एक्सेप्टेंस की ही बात मैं बताता हूँ कि आज से 20 साल पहले इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लोग मूव करते थे तो सिर्फ इसीलिए मूव करते थे कि जो आईटी में या मेडिकल फील्ड में या साइंस फील्ड में जो लोग थे, जिनको लगता था कि इंडिया में उनकी वैल्यू उनको नहीं मिलेगी, हम्म। वो ही लोग इमिग्रेट करते थे। या फिर जो लोग आ, मतलब कि आप रेफ्यूजी टाइप लोग बोल सकते हो, जिन्होंने राइट। रेफ्यूजी लेना था वो मूव करते थे। हम्म। क्योंकि जो आम आदमी था उसके पास तो पर्सपेक्टिव ही नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था ज़्यादा, राइट भाई, वो मूवीज ही अवेयर भी नहीं, नहीं था। अवेयर भी नहीं थे। आम आदमी अवेयर ही नहीं उनको था उसको। लगता था यही लाइफ नॉर्मल है, हाँ। सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब तो ये नॉर्मल है भाई। उनको एग्जैक्टली। लगता था कि
पूरे वर्ल्ड में यही हालात है। तो भाई जब एक्चुअली क्या है ना, वो गरीब आदमी के लिए वही एक छोटी सी जो जगह में जहाँ वो रहता है ना, वही उसकी दुनिया बन जाती है। बन जाती है, तो वो उससे बाहर निकलने की कोशिश में ना, क्योंकि वैसे भाई पर्सपेक्टिव ही नहीं है उनके पास, पर्सपेक्टिव ही नहीं है उनके उनके पास पास। ना निकलने का। अब जब ये नई पीढ़ी कनाडा आई, यहाँ से लोगों ने वीडियोस भेजनी शुरू करी और इन्होंने जब बताना शुरू किया, नॉट ओनली कनाडा, जब और कंट्रीज में भी हम्म। गए, तब वहाँ के लोगों को भी फील हुआ कि यार मिसिंग है कुछ हाँ तो या तो देश को बदल दो या देश ही बदल दो। हाँ हाँ राइट। अब तो देश को लोगों ने उन्होंने लगा देश को तो बदलना मुश्किल है, तो देश ही देश ही बदल बदल लिया उन्होंने। देश ही बदलना पड़ेगा भाई। हाँ। वही है और ना भाई। अब इसमें जो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं इंडिया में, या जो हम्म। स्टूडेंट्स भी हैं जो आने की सोच रहे हैं, तो हालांकि अब मैं उनको यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कनाडा आ रहे हो या किसी भी कंट्री आ रहे हो, तो कम अप विद ए गेम प्लान। हम्म। डोंट जस्ट कम ब्लाइंडली कि बाकी लोग चले गए सेट हो गए तो मैं भी चला जाऊंगा और सेट हो जाऊंगा। इट्स नॉट दैट इजी। राइट। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग टास्क, क्योंकि आपकी इंडिया में तो आप अपने घर में पैदा होते हो, हम्म। आपका कल्चर है, आपको सब चीज़ें बचपन से पता है, राइट। और कुछ नहीं होगा तो घर तो है ही आपके पास। बिल्कुल। तो यहाँ जब नया आदमी आता है, उसका अगर घर ही नहीं है तो उसको तो जीरो से शुरू करना है सब कुछ। बिल्कुल। और बहुत पिछले 2 सालों में क्या हुआ है कि यंग बच्चे हरियाणा से बहुत आए हैं बिना किसी गेम प्लान के। अगर हम्म। आप उनसे पूछोगे भी, भाई कनाडा क्यों आए हो, तो वो यही बोलेंगे मेरी बुआ का लड़का चला गया, मेरा मामा का लड़का चला हम्म। गया। अब वो घर वाले बोलते हैं, "अरे वो तो कनाडा वाले हो गए", तो हम्म। बोले मैंने भी आना पड़ा फिर। अरे यहाँ आके भाई तेरा गेम प्लान क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। कोई प्लानिंग ही नहीं है। अब वो हम्म। स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर वो वीडियोस बनाते हैं कि कनाडा से तो इंडिया अच्छा था, ये अच्छा था, क्योंकि हम्म। वो किसी गेम प्लान के साथ आए ही नहीं। प्लानिंग ही नहीं की ना भाई वो पहले। ऐसे कोई कंट्री में अगर आप जा रहे हो, वो कंट्री ऐसे तो है नहीं कि एयरपोर्ट से आपको बुलाएंगे, लो माला जी। बना के लेके आएंगे, आ जाओ जी आ जाओ। हाँ, अब आपको अपने रास्ते तो ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल भाई। और यहाँ तो आपका कोई, बोलते हैं कि फैमिली रिलेशन नहीं है कुछ, कि फैमिलीज आपके लिए सब कुछ कर देगी, रिजर्वेशन नहीं है कुछ। बिल्कुल। जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर टैलेंट है, वही हम्म। आगे जाएगा। बिल्कुल भाई। तो इंस्टेड ऑफ कि वो अपने आप को अप स्किल करें, वो क्या करते हैं कि जस्ट कंप्लेन करते हैं कि कनाडा तो अच्छा नहीं है, इंडिया हम्म। अच्छा था, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, वापस होके जा रहा हूँ। अरे भाई तेरे से कुछ हो नहीं रहा इसलिए वापस जा रहा है क्या? एग्जैक्टली exactly। और भाई दूसरी बात ये आजकल ना भाई, रिवर्स माइग्रेशन की भी बहुत बहुत वीडियोस आ रही हैं। लोगों ने लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि भाई हाँ बस सब वापस जा रहे हैं, हम कनाडा छोड़ के, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। बट भाई रियलिटी कुछ और है। रियलिटी कुछ और है। हाँ सच नहीं बता रहे वो। सच तो ये है कि जिन लोगों को वाकई में यहाँ रहना है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि एग्जैक्टली उनको वापस ना जाना पड़े। exactly। ये वही लोग वापस जा रहे हैं जिनको पता है कि या तो यहाँ पे उनकी पीआर नहीं हो रही, हम्म। या फिर वो कुछ अपने आप में जो कहते हैं ना कि जिस स्ट्रगल की जरूरत है, हम्म। उस स्ट्रगल करने का उनके अंदर वो हौसला या है ही माइंडसेट नहीं। है ही नहीं। है ही नहीं वो। तो उनको लगता है आई ठीक मीन है। यार कुछ भाई ऐसा भी है कि मुझे मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है कि यार मुझे लगता है कि वापस वो लोग भी जाते हैं कि जिनको पता है ना पीछे उनका बैकअप है। बैकअप है, कि बिल्कुल। यार उनके घर वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हो गया ठीक है, नहीं हुआ इट्स ओके, वापस आ जा, इट्स हमारे पास ओके, सारा कुछ है। बिल्कुल। राइट। अब लेकिन अगर उन लोगों को जाना है तो चुपचाप चले जाओ यार, और लोगों को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं वीडियोस बना के? हाँ सही बात अगर है। आपको जाना ही है तो आप चुपचाप चले जाओ, आप बिल्कुल। लोगों को मिसगाइड तो मत करो। हम्म। अब आपका तो ठीक है पीछे बैकअप है इंडिया में, आपकी वीडियो देख के कोई आम आदमी वापस चला जाए, बिल्कुल, कोई उसका तो मिडिल क्लास नुकसान, और इन्फ्लुएंस हो रहा है ना भाई उसका तो वीडियो नुकसान हो देख गया। के। एग्जैक्टली exactly। वो तो चला गया, उसके बैकअप पे कुछ है नहीं। अगर आपने अपनी स्टोरी बतानी है तो पूरी सच्चाई के साथ तो बताओ कि बिल्कुल। मैं किस रीजन की वजह से और भाई जा रहा ऐसा है ना कि पीआर अगर आपकी नहीं हो रही तो इसमें भाई आपका ही सबसे बड़ा रोल है। हूँ। बिल्कुल। इसमें गवर्नमेंट का वो नहीं है कि ठीक है थोड़ा स्लो प्रोसेस है, थोड़ी गवर्नमेंट प्रोसेस अभी स्लो कर रही है, हम्म। बट शुरुआत आपसे ही होती है भाई। जब आपके पास भाई आपने स्टडी पूरी कर लिया, आपके पास 3 साल का वर्क परमिट है, ठीक है, आपको पता है कि यार मेरे पास 3 साल ही हैं, बट कुछ लोगों के लिए वो 3 साल हैं, राइट। और कुछ लोगों के लिए तो कि बस 3 साल हैं, बहुत फर्क है भाई इन दोनों। बहुत फर्क है ये सही राइट। बात बोली आपने। हाँ ये बहुत फर्क है इन दोनों में। तो जिनके लिए तो ये 3 साल हैं वो वापस जा रहे हैं वो और वो वापस जा, कनाडा को गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। और जिनके लिए बस 3 साल हैं, वो भाई पहले ही उनका प्लान रेडी रहता है कि रहता है। मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। और वो भाई
जीत भी जाते हैं, ले जाते हैं पीआर वो। अब 3 साल वैसे तो सुनने में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में लाइफ में 3 साल कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और अब इमिग्रेशन ऐसी हो गई है कि आप किसी भी प्रोग्राम में जिसमें आपकी पीआर हो रही है, कम से कम 6 महीने 1 साल तो आपको उसके लिए एलिजिबल होने में ही लग जाता है। बिल्कुल। उसके बाद आप अप्लाई करते हो, फिर आपका अप्रूवल आता है, हम्म। फिर उस अप्रूवल के बेस पे फाइनल पीआर फाइल लगती है। एग्जैक्टली। तो इसमें आपके 18 से 24 महीने लग जाते हैं, तो 2 साल तो चले दो गए। साल तो गए भाई, हाँ। लेकिन अगर इसमें बीच में सोचो कि कहीं भी एक प्रोसेस टूट गई, हम्म। आप एलिजिबल नहीं रहे, प्रोग्राम बंद हो गया, तो वो 1 साल तो आपका वेस्ट गया। फिर से एग्जैक्ट, शुरुआत करो फिर जीरो जीरो से, से शुरू करना फिर पड़ेगा जीरो वो से शुरू। प्रोसेस। तो लोग इस 3 साल को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जबकि ये 3 साल को तीन उनको साल ये तो मान कुछ कर भी नहीं है चलने भाई। के। मैं तो कहता हूँ कि हर एक इंसान को, जिसका भी अभी वर्क परमिट आने वाला है स्टडी के बाद, वो ये मान के चले कि मेरे पास 1 साल है। दो वो साल बस तो प्रोसेसिंग में ही वो दो निकलेंगे साल भाई। तो उसके प्रोसेसिंग में ही निकलेंगे, वो 1 साल के माइंड सेट से चले। बिल्कुल। जो इस माइंड सेट से चलेगा वो निकल जाएगा। हम्म। और जो रिलैक्स रहेगा कि ठीक है 3 साल होंगे, देखेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, हम्म। फिर वो परेशान रहेंगे। एग्जैक्टली, वो फिर कनाडा को गालियां देंगे भाई। ओके भाई। तो भाई बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, और आज का पॉडकास्ट भाई हम यही रैप अप करेंगे, बट रैप अप करने से पहले भाई एक फाइनल वर्डिक्ट सुन लेते हैं भाई, कि इंडिया अच्छा है या कनाडा अच्छा है भाई। हाँ, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। और अगर देखा जाए तो क्या चीज़ ऐसी है कनाडा के पास जो इंडिया के पास नहीं है? हम्म। इंडिया के पास जंगल हैं, पहाड़ हैं, बर्फ पड़ती है, नदियां हैं, खुले मैदान हैं, उपजाऊ जमीन है, बंजर जमीन भी बंजर है, भी है भाई। रेगिस्तान भी है। हैं? हाँ। और सब कुछ है, मतलब इंडिया के पास समुद्र भी है, हम्म। बीचेस भी है, हर तरह के मौसम है। हम्म। सिर्फ जो अच्छी चीज नहीं है इंडिया के पास वो है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिविक सेंस नहीं सिखाता। हम्म। और इस सिविक सेंस की वजह से लोगों को क्वेश्चनिंग की आदत नहीं है, वो अपने लीडर्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराते। हम्म। और इस वजह से करप्शन ज़्यादा है। जो ये अकाउंटेबिलिटी जब होती नहीं है तो हम्म। इट लीड्स टू करप्शन। या। तो वो करप्शन की वजह से इंडिया, नॉट एज ए कंट्री बट लाइक एज अ होल फैमिली ऑफ हम्म। इंडियन पीपल, हम्म। वो बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है। उस राइट। मुकाबले में कनाडा अच्छा है। हम्म। सबसे पॉजिटिव पॉइंट इनका एक और भी मुझे लगा कि पूरी कंट्री में 2 ही लैंग्वेज है। हम्म। इंडिया इंग्लिश में है। तो लोग लैंग्वेज के नाम पे भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल, एरिया चेंज पहले कर लो, वहाँ और लैंग्वेज। लड़ाइयाँ कम थी कि अब उन्होंने लैंग्वेज की भी शुरू कर लिया है हाँ कि हाँ। हमारे एरिया में आओगे तो ये लैंग्वेज बोलो। बिल्कुल, ये मैंने देखा न्यूज़ हाँ। में अभी रिसेंटली। तो तो उन लोगों को समझना होगा कि हम सब लोग एक हैं। एक बिल्कुल। ही माइंडसेट से पूरी कंट्री चलेगी, सिविक सेंस को इम्प्रूव करेगी, तो ही अगली जनरेशन वहां पे रहेगी। नहीं तो उस जनरेशन को फिर यही लगेगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके इंडिया छोड़ दूं। एग्जैक्टली। एज ए कंट्री कोई अपना कल्चर, अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। एज ए हम्म। ह्यूमन बीइंग किसी का मन नहीं करता, बट आज की जनरेशन के पास ऑप्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली भाई, दे वांट भाई मोर सिविक सेंस, मोर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट आई वुड से, कि जहाँ उनको अच्छा लगे काम करके, राइट, एक मेंटल पीस हो उनको बेसिक थोड़ा। क्वालिटी ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट। बने रहिए टेल्स फ्रॉम माई कोर के साथ। थैंक यू।